नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजी क्लासेस शॉर्ट्स पर। तो दोस्तों, हमारी हिंदी की सीरीज़ चल रही थी जो आपके आने वाली यूपी पुलिस के री एग्ज़ाम के लिए इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं दोस्तों। इससे पहले हमारे 5 सेट हो चुके हैं, आज हमारा 6वां सेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपने 37 में से कितने क्वेश्चन सही किए। ठीक है, क्वेश्चन तो हमारा पहले गद्यांश ही दे रखा है दोस्तों। गद्यांश को देखेंगे और हम इसके गद्यांश को पढ़ेंगे और इसमें हम अपने आंसर्स देंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। गद्यांश सबसे पहला जो क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, वो क्या दे रखा है हमारा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन ही देख लेते हैं क्या दे रखा है। तो क्वेश्चन दे रखा है, उक्त अनुच्छेद के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है। उक्त अनुच्छेद के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं, ये हमें बताना है दोस्तों। तो बताइए इसका सही आंसर दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको, तो क्या होता है इसमें आपको जो क्वेश्चन को इसमें इसी गद्यांश को पढ़ के देने होते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं और इसको। जीव मंडल, तो पहले ऑप्शन दे रखा है, जीव मंडल में अनेक प्रकार के जैविक और भौतिक घटकों का संतुलन बहुत पहले से ही क्रियाशील रहा है। बहुत पहले से ही क्रियाशील रहा है। दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है, सौर ऊर्जा जीव मंडल को बनाए रखती है और जीव मंडल को मिलने वाली कुल ऊर्जा का 99.88% भाग इसी से प्राप्त होता है। सीमा देखा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी, जीव मंडल में शैवाल, फंगस और इकाइयों से लेकर उच्च श्रेणियों के पौधे की 30.5 लाख प्रजातियां हैं। और चौथा क्या दे रखा है दोस्तों, सूर्य सतत रूप से सौर ताप के रूप में अपनी ऊर्जा को उड़ेलता है। तो चलिए अब हम अपने गद्यांश को देखते हैं, गद्यांश को। ठीक है, अब देखते हैं गद्यांश को। 30.5 लाख, तो अनुमान है कि जीव मंडल में शैवाल, फंगस और इकाइयों से लेकर उच्च श्रेणियों के पौधों के 3.5 लाख है दोस्तों। इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है 3.5 लाख है, और उसमें क्या दे रखा है 210 लाख दे रखा है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा गलत हो जाएगा इसका। तो उसको ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। तो इसमें दे रखा है, जीव मंडल में शैवाल, फंगस और इकाइयों से लेकर उच्च श्रेणियों के पौधों की 30.5 लाख जातियां हैं, ना कि दोस्तों 30.5 लाख जातियां नहीं है, कितनी, केवल 3.5 लाख जातियां। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा गलत हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखा, जीवन धारण प्रणाली में अदृश्य रूप से एक दूसरे से कौन कौन गुथे हुए हैं, बताइए दोस्तों। तो चलिए इसको पढ़ते हैं, उसको गद्यांश को देखते हैं दोस्तों। गद्यांश को ये यहाँ से देखते हैं। ये हमारा जीव वायु जल मनुष्य जीव जंतु वनस्पति एवं प्लावक मिट्टी और जीवाणु से ये जीवन की धारण प्रणाली में अदृश्य रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं। तो हमारा इसका आंसर कहाँ से मिल रहा है दोस्तों, यहाँ से। वायु जल मनुष्य जीव जंतु वनस्पति एवं प्लावक मिट्टी जीवाणु जीवन धारण प्रणाली में अदृश्य रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं। तो चलिए ऑप्शन कौन सा हमारा सही हो जाएगा, इसमें देखते हैं। इसमें ऑप्शन सही होगा दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा दूसरा क्वेश्चन था ये, ऑप्शन नंबर डी। इसका सही उत्तर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, जो वायु जल मनुष्य जीव जंतु वनस्पति प्लावक मिट्टी और जीवाणु से सब हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, वायु जल मनुष्य जीव जंतु। दोस्तों अगर देखो, अगर हम क्या कहते हैं, अगर हम इसको जैसे हम उसमें छांट देना, ठीक, छांटने के बजाय इस क्वेश्चन आयो वाला और क्वेश्चन पढ़ लेते तो हमारे पिछले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मिल जाता दोस्तों। ठीक है, वायु जल मनुष्य जीव जंतु वनस्पति एवं प्लावक मिट्टी और जीवाणु ये सब जीवन धारण प्रणाली में अदृश्य रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं। इस व्यवस्था को क्या कहते हैं दोस्तों, इस व्यवस्था को क्या कहते हैं, बताइए। इस व्यवस्था को क्या कहते हैं। तो इस व्यवस्था क्या कहते हैं दोस्तों, इन्वायरमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर चौथा दे रखा है, मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। तो मूर्धन्य, जो दोस्तों मूर्धन्य भी हो दोस्तों, अल्प प्राण भी हो और अघोष भी हो, ये हमें कौन सा इसमें वर्ड होगा दोस्तों। मूर्धन्य हो जो मुंह से बोला जाता हो दोस्तों, और अल्प प्राण हो और अघोष हो। अल्प प्राण का मतलब क्या होता है दोस्तों, पहला तीसरा पांचवा वर्ड, पहला तीसरा पांचवा वर्ड। ठीक है, अघोष पहला दूसरा वर्ड। मूर्धन्य क्या होता है दोस्तों, मूर्धन्य में कौन सा वर्ड आ जाएगा दोस्तों, मूर्धन्य में
मूर्धन्य में कौन सा आएगा बताइए दोस्तों, मूर्धन्य में। तो इसका सही आंसर दोस्तों वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टा। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो ट वर्ग होता है दोस्तों वो मूर्धन्य से बोला जाता है, और जो पहला दूसरा वर्ड यानी जो अल्पप्राण अघोष क्या होता है, जो पहला और दूसरा वर्ड होता है वो अघोष होता है, और जो अल्पप्राण क्या होता है, पहला तीसरा पांचवा वर्ड, पहला तीसरा पांचवा वर्ड अल्पप्राण होता है दोस्तों। और ये मतलब जो अंतस व्यंजन और सभी स्वर ये क्या होते हैं दोस्तों, ये होते हैं हमारे अल्पप्राण होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाँचवा। क्वेश्चन नंबर 5वां दे रखा है दोस्तों, वो दे रखा है गुरु जी योग सिखाएंगे, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है। गुरु जी योग सिखाएंगे, इसका बताइए अपूर्ण वर्तमान होगा या सामान्य भविष्यत काल होगा या सामान्य वर्तमान काल होगा या सामान्य भूतकाल होगा दोस्तों, बताइए। तो इसका सही आंसर वो दोस्तों वो बन जाएगा सामान्य भविष्य काल होगा। क्या होगा, सामान्य भविष्यत काल होगा। ठीक है, चलिए छठवां क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन रखा है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की पत्रिका का नाम क्या है, बताइए। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की पत्रिका का क्या नाम है, ये बताना है दोस्तों। इस पत्रिका का क्या नाम है दोस्तों, महात्मा गांधी, उस पत्रिका का नाम दोस्तों बहुवचन। क्या है दोस्तों, बहुवचन, ये आपको ध्यान रखना। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की पत्रिका का क्या नाम, उस पत्रिका का नाम है बहुवचन। क्या चाहिए दोस्तों, बहुवचन। विस्मय किस रस का स्थायी भाव, जो विस्मय है दोस्तों ये स्थायी भाव सभी आपके सभी सेट में मिलेंगे, तो इसलिए आप सभी स्थायी भाव को जरूर याद कर लें। तो विस्मय का स्थायी भाव क्या हो जाएगा दोस्तों, विस्मय का स्थायी भाव क्या होगा बताइए। विस्मय का स्थायी भाव क्या होगा दोस्तों, विस्मय का जो स्थायी भाव होता है दोस्तों वो होता है अद्भुत रस का। किसका होता है, जो अद्भुत रस का जो स्थायी भाव होता है दोस्तों वो होता है विस्मय या आश्चर्य। इसे क्या बोलते हैं, ये विस्मय कहते हैं, इसे ये आश्चर्य भी बोलते हैं इसको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बताओ, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, पुल्लिंग, इनमें से दोस्तों पुल्लिंग शब्द कौन सा। दौलत आई, निधि आई, कोष आया, रकम आई। क्या होता है दोस्तों, दौलत आई, निधि खाते में जमा हुई। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर, इसका सही होगा दोस्तों सी हो जाएगा। क्या, सी, कोष। ये कोष शब्द क्या है दोस्तों, ये कोष शब्द है वो पुल्लिंग है। ठीक है, कौन सा है, पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला, मगही किस राज्य में ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है दोस्तों, बताइए। जो मगही भाषा है वो किस राज्य में अधिक बोली जाती है दोस्तों। तो मगही किस राज्य में बोली जाती है दोस्तों, जो मगही है वो सबसे ज़्यादा बिहार राज्य में बोली जाती है। कहाँ पर बोली जाती है दोस्तों, बिहार राज्य में बोली जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वां, धड़ा उठाना। धड़ा उठाना का क्या अर्थ है दोस्तों, धड़ा उठाना, धक्का देना, तोलना, शब्द उत्पन्न करना, नष्ट करना। धड़ा उठाना यानी धड़ा उठाने का मतलब होता है तोलना। क्या होता है दोस्तों, धड़ा उठाने का मतलब होता है तोलना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां, मेरा सारा दूध छोटी बिल्ली पी गई। मेरा सारा दूध छोटी बिल्ली पी गई, वाक्य में कितने पदबंध हैं दोस्तों, वाक्य में कितने पदबंध हैं। मेरा सारा दूध बिल्ली छोटी बिल्ली पी गई, तो इसका सही आंसर दोस्तों वाक्य में टोटल कितने पदबंध हैं दोस्तों। वाक्य में इसमें 3 पदबंध हैं। कितने पदबंध हैं, पदबंध दोस्तों 3 पदबंध हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12वां। क्वेश्चन नंबर 12वां देखा, हेत प्रीत से जो मिले तासो मिलिए धाय, ये उक्ति किस संत कवि की है। ये उक्ति किस संत कवि की है दोस्तों, बताइए। हेत प्रीति से जो मिले तासो मिलिए धाय, ये उक्ति किस संत कवि की है। रैदास की है या दादू दयाल की है या नानक देव की है या कबीरदास की है, बताइए दोस्तों 12 का कौन सा सही हो जाएगा। तो 12 का जो सही होगा आंसर वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये कबीरदास की है दोस्तों। किसकी है ये जो पंक्तियां हैं दोस्तों ये कबीरदास जी की, किसकी है, कबीरदास जी की हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13वां, सही बरतनी वाला शब्द कौन सा है दोस्तों। सही बरतनी वाला जो शब्द है वो कौन सा होगा इसमें। तो सही बरतनी वाला शब्द कौन सा बन जाएगा दोस्तों, कौन सा होगा। आविष्कार को किस तरीक़ा से लिखा जाए ये बताना है दोस्तों। जो आविष्कार है वो किस प्रकार से लिखा जाता है इसमें हमें ये बताना है बस। जो आविष्कार है वो किस प्रकार से लिखा जाता है बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर है वो हमारा कौन सा बनेगा, आविष्कार को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो इसका सही आंसर दोस्तों वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर होएगा डी, क्या, आविष्कार। ऐसे शब्दों को आप एक बार लिख के जरूर देखा करें दोस्तों, एक बार लिख के जरूर देखा करें। जैसे आविष्कार लिखा है तो इसको एक बार लिख के जरूर ट्राई किया करो, ठीक है, जिससे कि आपका कभी गलत नहीं होगा।
जैसे अगर आपका एग्जाम में भी आता है तो एग्जाम में एक बार लिखिए जरूर, लिखने में और पढ़ने में बहुत काफ़ी अंतर पड़ जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए आप एक बार लिख के जरूर देखा करो। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14वां। क्वेश्चन नंबर 14वां दे रखा है, हिंदी साहित्य का आदिकाल किस आलोचक की कृति है? हिंदी साहित्य का आदिकाल किस आलोचक की कृति? रामचंद्र शुक्ल की है, या बाबू गुलाब राय की है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी, या श्याम सुंदर दास की है? तो दोस्तों हिंदी साहित्य का आदिकाल जो आलोचक की कृति है दोस्तों, वो है हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। किसकी दोस्तों? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हिंदी साहित्य का आदिकाल किस आलोचक की कहती है? हिंदी साहित्य का आदिकाल तो किसकी दोस्तों? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15वां। क्वेश्चन देखा, इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली है? बताइए। अच्छा, पहाड़ी बोली नहीं ही है बताना दोस्तों। इनमें से ये कौन सी बोली है जो पहाड़ी बोली नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सी बोली है जो पहाड़ी बोली नहीं है? इसका सही आंसर हो दोस्तों मालवी। कौन सी दोस्तों? मालवी। ये मालवी कहाँ की है दोस्तों? ये मालवी जो बोली है दोस्तों, ये कहाँ की दोस्तों? राजस्थान की है दोस्तों। कहाँ की है ये? जो ये मालवी बोली है वो ये राजस्थान की है, राजस्थान की, ठीक है। कहाँ की है? राजस्थान की। और जो बाकी जो 3 बची, जैसे जौनसारी हो गई, गढ़वाली हो गई, कुमाऊनी हो गई, ये कहाँ की है दोस्तों? ये पहाड़ी बोलियाँ हैं। ये कौन सी बोलियाँ हैं? ये पहाड़ी बोलियाँ हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन दे रखा है हमारा, पंजाबी का विकास किससे हुआ है दोस्तों? जो पंजाबी का विकास हुआ है वो किससे हुआ है? पैसेची से हुआ है, या मागधी से हुआ है, या गढ़वाली से हुआ है, या राजस्थानी से हुआ है? बताइए दोस्तों, पंजाबी का जो विकास हुआ है वो किससे हुआ है? तो इसका जो पंजाबी का जो विकास हुआ वो पैसाची से हुआ है दोस्तों। किससे हुआ है? वो हुआ है पैसाची से, ठीक है, ठीक है। एक चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17वां। क्वेश्चन नंबर 17वां दे रखा है दोस्तों, मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं। वाक्य में कौन सा शब्द करता है दोस्तों? बताइए, वाक्य में कौन सा शब्द करता है? तो मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ कपड़े खरीदने हैं, इसमें कौन सा शब्द दोस्तों? इसमें हमें बताना है वाक्य में जो करता है वो कौन सा हो। तो दोस्तों क्या करता हो जाएगा? इसमें करता होगा वो होगा मुझे। क्या हो जाएगा दोस्तों? मुझे करता हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बासगृह शब्द का तद्भव रूप कौन सा हुआ? बासगृह शब्द का दोस्तों तद्भव रूप क्या होगा? तो जो बासगृह शब्द का मित्र तद्भव रूप होगा वो होगा हमारा बसेरा। क्या हो जाएगा दोस्तों? जो बासगृह का होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? बसेरा होगा। बासगृह का क्या हो जाएगा? बासगृह का हो जाएगा बसेरा, ठीक है। क्या होगा? बसेरा हो जाएगा। बासगृह का क्या हो जाएगा? बासगृह का बसेरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए और की अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19वां। क्वेश्चन नंबर 19वां क्या दे रखा है? जो संविधान के दोस्तों, जो संविधान के अनुकूल हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? जो संविधान के अनुकूल हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं दोस्तों संवैधानिक। क्या कहते हैं? जो संविधान के अनुकूल होता है दोस्तों उसे क्या कहते हैं? उसे संवैधानिक कहते हैं। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर जो सही होगा दोस्त, वो कौन सा होगा सही? वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। कौन सा सही हो जाएगा? वो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि संवैधानिक। क्या हो जाएगा? संवैधानिक, ठीक है। जो संविधान के अनुकूल होता है वो होता है संवैधानिक, और जो संविधान के अनुकूल ना हो दोस्तों उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं असंवैधानिक। यानी कि जो संविधान के अनुकूल ना हो, क्या हो? जो संविधान के अनुकूल ना हो उसे कहते हैं असंवैधानिक, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन दे रखा है, मंत्री जी ने हड़ताल कर रहे श्रमिकों की समस्या को सुनने के लिए पर्याप्त समय दिया। मंत्री जी ने हड़ताल कर रहे श्रमिकों की समस्याओं को सुनने के लिए पर्याप्त समय दिया। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है दोस्तों? बताइए, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? या रीतवाचक का हुआ है, या कालवाचक हुआ है, या परिमाणवाचक का हुआ है, या स्थानवाचक हुआ है दोस्तों? बताइए इसका सही आंसर है वो कौन सा बनेगा हमारा 20 का? बताइए 20 का सही आंसर दोस्तों वो कौन सा बचेगा? तो इसका सही आंसर दोस्तों वो बनेगा परिमाणवाचक। क्या होगा दोस्तों? परिमाणवाचक होगा। क्या होगा? परिमाणवाचक होगा, ठीक है। तो परिमाणवाचक की जो परिभाषा दोस्तों वो क्या होती है? यानी जिन अभिकारी शब्दों से, ध्यान देंगे थोड़ा, जिन अभिकारी शब्दों से क्रिया के परिमाण और उसकी संख्या का पता चलता है उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या होता है? यानी कि इससे परिमाण और उसकी संख्या का पता चलता है। किसकी? अभिकारी शब्दों के परिमाण और उसकी संख्या का पता चलता है, तो उसे क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है।
चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21वां। तो क्वेश्चन नंबर 21वां दे रखा है, इसमें विवरण चिन्ह कौन सा है, हमें क्या बताना दोस्तों, इनमें से हमें विवरण चिन्ह को बताना है। इसमें से विवरण चिन्ह है दोस्तों वो कौन सा होगा, तो इसका विवरण चिन्ह होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विवरण चिन्ह के इस तरीक़ा से ये हमारा विवरण चिन्ह होता है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी से ही हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या ये जो हमारा ये है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह है दोस्तों, कौन सा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। ये कौन सा चिन्ह है दोस्तों, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। और ये कौन सा चिन्ह है दोस्तों, ये पूर्ण विराम वाला हमारा चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है दोस्तों, ये पूर्ण विराम वाला चिन्ह है, ये डंडा सा होता है दोस्तों, पूर्ण विराम। और इसकी बात करें, ये कौन सा, ये संबोधन है दोस्तों, क्या चीज़, संबोधन, ये विस्मयादि बोधक चीज, इसे कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। कौन सा चिन्ह कहते हैं, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, ठीक है, विस्मयादि बोधक, यानी कि इस तरीक़ा से होता है, ये विस्मयादि बोधक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दे रखा है दोस्तों, अलंकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अलंकार शब्द में दोस्तों कौन सा उपसर्ग है, जब हम अलंकार का जो संधि विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाता है इसका, तो इसका संधि विच्छेद करते हैं तो इसका होता है अलम, इस तरीके से लिखा जाता है अलम प्लस के कार, क्या लिखा जाता है दोस्तों, अलम प्लस के कार। तो हमें क्या पूछा है दोस्तों, उपसर्ग, जो शब्द आगे जुड़ा होता है दोस्तों उसे क्या कहते हैं, जो शब्द आगे जुड़ा होता है उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, उपसर्ग कहते हैं। तो इसमें कहते हैं अलंकार शब्द में कौन सा उपसर्ग होता है, यानी अलम उपकार, अलम उपसर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें अलम उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23वां दे रखा है, वुहान किस देश में है, वुहान किस देश में है, यह किस प्रकार का वाक्य है दोस्तों, बताइए, वुहान किस देश में, तो ये किस प्रकार का वाक्य है ये हमें बताना है दोस्तों, बताइए वुहान किस प्रकार, तो ये हमारा कौन सा है दोस्तों, ये हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। कौन सा वाक्य हो जाएगा दोस्तों, प्रश्नवाचक वाक्य, यानी किसकी वजह, ये क्या हो दोस्तों, ये हमारा प्रश्नवाचक को दर्शा रहा है, यानी वुहान किस देश में है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24वां। क्वेश्चन नंबर 24वां दे रखा है, गणेश चतुर्थी से पूर्व शिल्पकार गणेश की मूर्तियां बनाने के लिए दिन रात काम करते हैं। इस वाक्य में दिन रात किस प्रकार के क्रिया विशेष है दोस्तों, दिन रात है वो किस, तो इसमें किस प्रकार का दोस्तों क्रिया विशेषण ये हमें बताना है। तो दोस्तों क्या रखा है, दिन रात, यानी कि समय यानी काल का, इसमें क्या हो रहा है, इस समय का बोध हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, जब भी समय का बोध होता है तो वहाँ पर क्या होता है, कालवाचक विशेषण होता है। कौन सा विशेषण होता है दोस्तों, तो वहाँ पे होता है वो कालवाचक विशेषण होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25वां। क्वेश्चन नंबर 25वां दे रखा है, मिलन के पल केवल 2-4 बिरह के कल्प अपार, ये उक्ति किस रचनाकार की है दोस्तों, बताइए, यानी कि मिलन के पल केवल 2-4 बिरह के कल्प अपार, ये उक्ति किस रचनाकार की है, बताइए दोस्तों 25 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ये पंक्ति है वो सुमित्रानंद पंत जी की, किसकी दोस्तों, सुमित्रानंदन पंत जी की है, यानी कि मिलन के पल केवल 2-4 बिरह के कल्प अपार, ये उक्ति किस रचनाकार की है दोस्तों, ये सुमित्रानंद पंत जी की है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26वां। तो क्वेश्चन नंबर 26वां दे रखा है, मेरी गोद में बिल्ली है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, मेरी गोद में अधिकरण में पर, तो इसमें दोस्तों कौन सा कारक हो जाएगा, मैं आपको सभी ये कारक आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। तो इसमें क्या हो जाएगा, अधिकरण में दे रखा, तो इसमें अधिकरण कारक हो जाएगा, कौन सा कारक हो जाएगा दोस्तों, इसमें अधिकरण कारक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी से ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27वां। 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था दोस्तों, 5वां जो विश्व हिंदी सम्मेलन वो हुआ था वो किस वर्ष संपन्न हुआ था, ये हमें बताना है दोस्तों। 5वां हिंदी विश्व सम्मेलन ये हुआ था दोस्तों 1996 में, कब हुआ था दोस्तों, ये 1996 में हुआ था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 28वां। क्वेश्चन दे रखा है, इनमें से कौन सा शब्द केवट शब्द का अर्थ नहीं है, केवट, इनमें से कौन सा शब्द केवट की शब्द, इनमें से कौन सा शब्द केवट शब्द का अर्थ नहीं है, केवट शब्द का अर्थ नहीं, ये हमें बताना दोस्तों 28 का। तो इसका सही कौन सा आती है दोस्तों, निपुण है, जो निपुण, ये केवट शब्द का अर्थ नहीं है। बाकी धीवर हो गया, माझी हो गया, मल्लाह हो गया, ये क्या है दोस्तों, ये केवट शब्द के अर्थ होते हैं, जैसे धीवर हो गया, माझी हो गया, ये मल्लाह हो गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नेत्रहीन शब्द में कौन सा समान है दोस्तों, नेत्रहीन शब्द में कौन सा समास है, बताइए, नेत्रहीन शब्द में कौन सा समान है। तो नेत्रहीन शब्द में जो समास हो जाएगा दोस्तों, नेत्रहीन शब्द में जो समास होगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा कौन सा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों, इसमें तत्पुरुष, यानी जिसमें कारक चिन्ह का प्रयोग, नेत्र से हीन, नेत्र से हीन है, यानी नेत्र से दिखाई न देना, ठीक है, नेत्र से हीन है,
तो इसमें ये कारक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा हमारा। कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 दे रखा है, अच्छे नागरिक राष्ट्र हित में काम करते हैं। अच्छे नागरिक राष्ट्र हित में काम करते हैं, इस वाक्य में अच्छे किस प्रकार का विशेषण है दोस्तों? अच्छे किस प्रकार का विशेषण है, इस सबको पता होगा। अच्छे किस प्रकार का विशेषण दोस्तों? तो अच्छे गुणवाचक विशेषण है दोस्तों। कौन सा विशेषण है इसमें? इसमें गुणवाचक विशेषण है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं, 31 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 में दे रखा है, इनमें से कौन सा शब्द कदर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द कदर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, हमें बताना दोस्तों। तो इसका बताइए इसमें कौन सा सही हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा जो विस्मय होता है दोस्तों, विस्मय। विस्मय होता है तो इसकी कदर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विस्मय किसका है दोस्तों? विस्मय क्या क्या होते हैं? एक तो विस्मय आश्चर्य होता है, एक तो क्या होता है दोस्तों इसका एक आश्चर्य होता है। विस्मय क्या होता है? एक आश्चर्य होता है, एक अचर होता है, एक अचर होता है दोस्तों, एक हैरानी होता है। क्या होता है दोस्तों? हैरानी, एकदम हैरानी, विस्मय, आश्चर्य हो गया, एकदम आश्चर्य हो गया। यानी कौतुक होता है, कौतुक क्या होता है दोस्तों? कौतुक होता है, कौतुक होता है, कौतुक हो गया। और होता है एक कैकल्य। क्या होता है? कैकल्य होता है। ठीक है, क्या होता है? कैकल्य होता है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा दोस्तों। कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। क्या इसमें पूछा है कि जो कदर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जो बाकी जो शब्द दे रखे हैं दोस्तों, ये सभी कदर के पर्यायवाची, जैसे आदर हो गया, महत्व हो गया, श्रद्धा हो गया, ये सभी किसके हैं दोस्तों? ये कदर के पर्यायवाची। इसके अलावा भी होते हैं, जैसे मान हो गया, क्या चीज़ दोस्तों? मान हो गया, प्रतिष्ठा हो गई। क्या हो गया दोस्तों? मान हो गया, प्रतिष्ठा हो गई। और इसके अलावा आदर हो गया। क्या हो गया दोस्तों? आदर, तो इसमें आदर तो लिखा ही है, आदर हो गया। ठीक है, ये क्या होते हैं दोस्तों? ये कदर के पर्यायवाची होते हैं। 31 से 32 में क्वेश्चन देते हैं, मुरारी शब्द में कौन सा समास है? मुरारी, मुरारी शब्द में दोस्तों कौन सा समास हो जाएगा? तो दोस्तों मुरारी शब्द में जो समास है दोस्तों वो बहुव्रीहि समास। क्या है दोस्तों? बहुव्रीहि समास होता है। क्या है इसमें दोस्तों? बहुव्रीहि समास होता है। तो बहुव्रीहि समास का जो उदाहरण होता है, जो अर्थ होता है दोस्तों, क्या होता है इसका जो अर्थ होता है जैसे बहुव्रीहि समास का, यानी जो कोई इसमें क्या होता है, जो कोई भी पद होता है दोस्तों प्रधान नहीं होता है। क्या होता है? इसमें कोई भी पद प्रधान न होकर ये क्या करता है, ये तीसरे वर्ड की ओर संकेत करता है, ये तीसरे शब्द की ओर संकेत करता है, एक नया अर्थ प्रकट करता है। ये बहुव्रीहि शब्द होता है, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, जो भी वो एक विशेष अर्थ क्या करते हैं, एक विशेष अर्थ प्रकट करता है। ठीक है, बहुव्रीहि समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33वां का दे रखा है, स्थावर का विलोम शब्द कौन सा होगा? स्थावर का जो विलोम शब्द होता है दोस्तों वो होता है जंगम। ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन ये वाला, स्थावर का विलोम क्या होता है? तो स्थावर का विलोम क्या होता है दोस्तों? जंगम होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34वां। क्वेश्चन नंबर 34वां दे रखा है, अज्ञेकृत आंगन के पार द्वार के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? बताइए। अज्ञेकृत आंगन के पार द्वार, बताइए इसमें कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? 34वां का इसका सही आंसर दोस्तों, तो इसमें प्राप्त हुआ था साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन सा दोस्तों? साहित्य अकादमी पुरस्कार इसमें प्राप्त हुआ था। कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ दोस्तों? साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ये 1964 में प्राप्त हुआ था दोस्तों। कब प्राप्त हुआ था? 1964 में ये प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए 35वां क्वेश्चन की बात करते हैं। 35वां क्वेश्चन है, कथनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कथनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बताइए। अनि होगा, या ई होगा, या नी होगा, या कथ होगा? बताइए कथनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है 35 का? तो इसका सही आंसर दोस्तों कथन प्लस ई है, कथनी हो जाएगा। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो दोस्तों हो जाएगा कथन प्लस ई है, तो नहीं कथनी, कथन प्लस के ई है यानी कथनी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नेकी का फल बदी, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ ये है वो क्या है? नेकी का फल बदी, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है दोस्तों ये बताना है। जो व्यक्ति सामने आए उसकी प्रशंसा करना, भलाई का बदला बुराई, सर्वत्र विजय हासिल करना, अधूरा ज्ञान। बताइए इसका 36 का कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? तो इसका 36 का सही होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भलाई का बदला बुराई, भलाई का बदला बुराई। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों? भलाई का बदला बुराई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37वां। क्वेश्चन नंबर 37वां दे रखा है, पब्लिक इंटरेस्ट, इसका हिंदी में क्या हो जाएगा दोस्तों?
पब्लिक इंटरेस्ट का इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा ये बताना है हमें इसमें। तो पब्लिक इंटरेस्ट का हिंदी में अर्थ क्या होता है दोस्तों, वो होता है लोक के हित के लिए, यानी लोक हित। ठीक है, 38वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 38वां क्वेश्चन देखा, तितली के रचनाकार कौन है दोस्तों। तितली है उसके रचनाकार कौन है, तितली के लेखक दोस्तों कौन है, नरला जी हैं या जगदीश चंद्र माथुर जी हैं या जंकर प्रसाद जी या महादेव वर्मा। बताइए 38 का जो कौन सा सही हो जाएगा हमारा। तो 38 का सही होगा दोस्तों वो जयशंकर प्रसाद जी। कौन है वो है दोस्तों जयशंकर प्रसाद, यानी कि जो तितली के रचनाकार हैं दोस्तों वो हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 39वां, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, इनमें से कौन सा वाक्य है जो अशुद्ध है। बताइए, रमेश धीरे धीरे भोजन करता है, रमेश धीरे धीरे भोजन करता है, रमेश धीरे धीरे भोजन क्यों नहीं करता है, तुम्हारा काम जल्दी हो जाएगा, तुम्हारा काम जल्दी हो जाएगा, मैं खाया हूँ। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों कौन सा हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन है वो कौन सा, क्या दोस्तों इन अशुद्ध वाक्य बताना है दोस्तों, क्या बताना है इसमें, अशुद्ध वाक्य बताना है। ठीक है, तो इसमें अशुद्ध वाक्य क्या हो, मैं खाया हूँ, मैं खाया हूँ, ये क्या होता है, ये कुछ नहीं होता है। मैं खोया हूँ हो सकता था दोस्तों, मैं खाया हूँ ये हमारा अशुद्ध हो जाएगा। चलिए 40वां देखते हैं दोस्तों। देवर्षि का सही संधि विच्छेद कौन सा है, देवर्षि का सही संधि विच्छेद कौन सा है। देव प्लस ऋषि, देव प्लस अर्षि, देव प्लस वर्षि और देव प्लस ऋषि। तो बताइए इसका सही आंसर दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा। देव ऋषि का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, देव ऋषि का सही विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि देव प्लस के ऋषि, यानी ऑप्शन नंबर ए यानी कि दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो हमारे 40 क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें दोस्तों। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत।